हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 देख रहे हैं, वन एवं वन प्राणी संसाधन का। इससे पहले हम लोग देख लिए थे चिपको आंदोलन क्या है ना, वन संरक्षण, बाघ परियोजना क्या है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पार्ट 3 में देख लिया था। आज देख रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, ये सबसे लास्ट पार्ट होगा ये आपका इस वीडियो का। तो आप लोग इससे पहले नहीं देखे हैं तो 3 पार्टों को देख लें। ठीक है, और यहाँ से देखने के बाद इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है वो आपसे कम सुलभ हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। कहता है वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वन्य जीव। ठीक है, बिल्ड लाइफ कि क्या हम लोग इसका किस तरीके से हम लोग के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वन्य जीव। कहता है प्राकृतिक अधिवास वातावरण विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। कहता है प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। जो कहता है प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में जो विकसित होता है, चाहे वो पेड़ पौधा या तो फिर कोई जीव जंतु, वो क्या कहलाते हैं? वन्य जीव कहलाते हैं। कंप्लीट है। वन्य जीव को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पादप, दूसरा क्या है? जंतु। ठीक है, पहला पादप और दूसरा जंतु। कहने का अर्थ क्या हुआ? वन्य जीव को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया, पहला पादप और दूसरा जंतु। तो सबसे पहले हमारा पादप। ठीक, इसके बाद जंतु को देखेंगे। तो इसमें कहता है हमारे देश में संसार में जितने भी प्रकार के जलवायु है, कहता है हमारे देश में संसार में जितने भी प्रकार के जलवायु हैं वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। कहता है पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के जलवायु क्लाइमेट पाए जाते हैं वो हमारे देश भारत में वो सभी जलवायु मिलती हैं। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कहता है देखिए, अनेक जलवायु होने के कारण ही हमारे देश भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की? अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती। किसके कारण? तो जलवायु के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कहता है जो वनस्पतियां हैं इनको हम लोग लगभग मोटे मोटे आधार पर इसको 8 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है, देखते हैं एक एक करके। पहला पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। क्या है? पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। कहता है इस क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है। कहां से? कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहां क्या होता है? चीड़, देवदार और कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। कहता है जो पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र है यहाँ क्या है? चीड़ है, देवदार है और कोनधारी वृक्ष, जिसको लोग शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये बर्फीले इलाके में होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय भी क्या है? बर्फीला क्षेत्र ही है। कहता है ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कहता है देखिए, कहता है जैसे ही हम लोग ऊंचाई बढ़ता है उसके साथ साथ ही वृक्षों के प्रजातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन वनों का विस्तार है।
कहता है जहाँ अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ अल्पाइन वनों का विस्तार मिलता है। कंप्लीट है। पूछ दे पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में कौन कौन से वृक्षों का फैलाव है, तो चीड़, देवदार और कोंधारी वृक्ष का फैलाव है। कंप्लीट है। और जैसे जैसे अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर अल्पाइन वनों का विस्तार मिलता है। कंप्लीट है। चलिए सेकंड नंबर है पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। कहते हैं इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते। कहता है पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र है, वहाँ क्या मिलता है, ओक, छोटी बेंत और फूल वाले सदाबहार वृक्ष मिलते। सदाबहार मतलब घना वृक्ष है ना, फूल वाले वृक्ष मिलते हैं पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में। कंप्लीट है। थर्ड नंबर है असम वनस्पति क्षेत्र। क्या है असम वनस्पति क्षेत्र, इसको देखते हैं। कहता है यह ब्रह्मपुत्र और सुमर घाटी के बीच का क्षेत्र है। क्या कह रहा है, यह ब्रह्मपुत्र और सुरम घाटी के बीच का क्षेत्र है, असम वनस्पति क्षेत्र है ना। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं और सदाबहार वनों के बीच बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलती। कहता है जो असम वनस्पति क्षेत्र है इसका फैलाव कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र और सुरम घाटी के बीच में। यहाँ क्या मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। और कहता है सदाबहार वनों के बीच में, ठीक है, सदाबहार वनों के बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते। वहाँ बड़े बड़े बांस है ना, लंबी लंबी घासें भी मिलती है। कहाँ मिलती है, तो असम के वनस्पतिक क्षेत्र में। कंप्लीट है। चलिए 4 नंबर है हमारा सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र। क्या है, सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। तो कहता है इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात की, कहता है सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। ठीक है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। कहता है यहाँ बबूल, नागफनी, आक आदि मुख्य पौधे हैं। कहता है जो देखिए ये जो भी इलाका है ना, ये क्या है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा क्या मिलता है, कांटे वाले पेड़, ठीक है, कटीले झाड़ियाँ मिलती है। तो वही कहता है उस क्षेत्र में किसका फैलाव है, तो मुख्य पौधे कौन कौन है, बबूल है, नागफनी है और आक आदि। कंप्लीट है। चलिए 5 नंबर है हमारा गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र। कहता है गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र। कहता है आरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया। कहता है गंगा के मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आरावली से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा के बीच के जितने भी क्षेत्र आते हैं उसे गंगा के मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र में रखा गया। यह जो क्षेत्र है गंगा के मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र है वो क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। कंप्लीट है। चलिए 6 नंबर है दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र। दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र। कहता है इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। कहता है यहाँ जो दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र है इसमें पूरे दक्षिण के पठारी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। कहता है यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसा वृक्ष पाए जाते हैं, वो पतझड़ वाले। ठीक है, वहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। 7 नंबर है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र।
ठीक है, मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र। कहता है इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। कहता है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। ठीक है, कहता है यहां पर गरम मसाला जिसको हम लोग बोलते हैं, सुपारी, नारियल, रबर के साथ साथ काजू, चाय, कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं। कहता है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पौधे पाए जाते हैं? तो गरम मसाले के, सुपारी, नारियल, रबर, काजू, चाय, कॉफी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कंप्लीट है। अगला है अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। ठीक है, 8 नंबर में क्या है? अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। कहता है यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है। कहता है अंडमान वनस्पति क्षेत्र, वहाँ पर क्या है? तो सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है। कहता है वहाँ पर सदाबहार जंगल, अर्ध सदाबहार जंगल और समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सब बने हैं। ठीक है, ये था हमारा 8 वनस्पतिक क्षेत्र। ठीक है, नीचे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हैं। कहता है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, ठीक है, BSI के अनुसार यहाँ 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। कितना है? तो 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां। किसके अनुसार? तो BSI के अनुसार, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, जिसमें से 15,000 प्रजातियां वहीं वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। कहता है जो 47,000 पेड़ पौधे की प्रजातियां, उनमें से 15,000 वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। कहता है इनमें से 35% प्रजातियां देसी। कहने का मतलब जो 35% प्रजातियां हैं वो क्या है? देसी है। देसी कहने का मतलब सिर्फ वो भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पूछ दे कि कितने प्रतिशत प्रजातियां हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत हैं? तो 35% प्रजातियां हैं। ठीक है, इसलिए जो 20 में और कहीं नहीं पाई जाती, जो 35% प्रजातियां हैं वो 20 में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जंतु। ठीक है, जंतु के बारे में देखते हैं। वन मिनट रुकिएगा। चलिए अगला क्या है? जंतु। जंतु के बारे में जानते हैं, कितना वर्गों में इसको बांटा गया, क्या क्या है। जो कहता है देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, कहता है JSI के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ, ठीक है, 89,451 जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है। कहता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, जिनको निम्नांकित वर्गों में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव को। ठीक है, एक कोशिकीय जीव की प्रजाति कितना है? तो 2,577 प्रजातियां। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत।
ठीक है, कोशिकीय जीव के अंतर्गत कितने प्रजातियां आती है, तो 2577 प्रजातियां आती हैं। दूसरा आर्थ्रोपोडा, इसमें क्या आते हैं, कीट, है ना, कीट, जिसमें क्या होता है, सिर, बछ और उदर तीनों भाग पाए जाते हैं अलग अलग, सिर, बछ और उदर। इसकी प्रजातियां कितना है, 68,389 प्रजातियां, ठीक है, 68,389 प्रजातियां आती। मोलस्का, मोलस्का कहने का मतलब जिसका शरीर कोमल हो, ठीक है, इसमें कितने प्रजातियां, 5000 प्रजातियां हैं मोलस्का की, ठीक है। अनअकरेस्कु कहता है जिसमें मेरुदंड नहीं होती, वो कितने प्रजातियां हैं, 8329 प्रजातियां, जिसमें मेरुदंड नहीं होती, ठीक है। कहता है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें कहते हैं समुद्री जंतु, समुद्री जंतु कितनी प्रजातियां हैं, 119 प्रजातियां हैं। मछलियों में कितनी प्रजातियां हैं, तो 2546 प्रजातियां हैं। उभयचर 209 प्रजातियां, सरीसृप 456 प्रजातियां, ठीक है। सरीसृप की 4056 प्रजातियां और पक्षी की 1232 प्रजातियां, ठीक है। स्तनपायी 390 प्रजातियां हैं, ठीक है, स्तनपायी की। तो ये सब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये आज तक कभी पूछा नहीं गया इस प्रश्न को, ठीक है, बस इसको जानकारी के लिए आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, नीचे पॉइंट बनाओ, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहता प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है, ठीक है। कहते देखिए आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो चरक को। चरक का संबंध कहाँ से है, तो भारत से, ठीक है। कहता है चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पूछेगा प्रश्न, अगर चरक संहिता में कितने पशुओं और पौधे का उल्लेख किया गया है, तो 200 पशुओं का और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया गया है। कंप्लीट है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का इशू था, ठीक है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कुछ इशू आ जाती है। आगे देखते हैं, हमारा देश जैविक विविधता में समृद्ध देश है। कहता है जो हमारा भारत देश है वो जैविक विविधता में एक समृद्ध देश है। कहता है सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत है। कहता है जैव विविधता में सबसे समृद्धि वाला क्षेत्र कौन है, तो पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत है, ठीक है। चलिए आगे है, यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। कहता है यूनेस्को के सहयोग से, ठीक है, भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। कहता है यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किए हैं, तो 14 जैव मंडल, ठीक है। आगे है, जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियाँ, भोज्य दवाइयाँ, रेशों, रबर और लकड़ियों का साधन है। कहता है देखिए जो जैव विविधता है, ठीक है, हमारे लिए क्या क्या चीज़ का
साधन उपलब्ध कराती है, भोजन, औषधियाँ, भोज्य दवाइयाँ, रेशे, रबड़, लकड़ियाँ, है ना, आदि ये सभी प्रकारों के लिए हम लोग के ये उपलब्ध करवाती है। कौन? तो जैव विविधता। ठीक है, आगे है जैव विविधता के मुख्य उपयोगिताएं। ठीक है, जैव विविधता की मुख्य उपयोगिताएं क्या क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर भी करिए दोस्तों में, चाहे जितने भी ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, है ना, सभी जगह शेयर करिए आप लोग इस वीडियो को, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, को भी ज्योग्राफी यानी कि 10th की तैयारी वो कर सके। ठीक है, अच्छी तरीके से सभी तक पहुंचाइए वीडियो को। आप PDF के लिए आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर टेस्ट भी है ना, वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहते हैं, जो भी बिहार बोर्ड से संबंधित नोटिफिकेशन होते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप लोग। अगला है जैव विविधता की मुख्य उपयोगिताएं। कहता है आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। कहता है जो आधुनिक कृषि है वो 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। सबसे पहला है नवीन फसल के साधन के रूप में। कहता है क्या है? पहला नवीन फसल के साधन के रूप में। दूसरा है अच्छे प्रकार की नस्ल की लिए सामग्री के रूप में। तीसरा है नए जैव विनाश पीड़ानाशक के रूप में। कहता है जो देखिए जैव विविधता का उपयोग कृषि, आधुनिक कृषि 3 प्रकार से उपयोग करती है। पहला नवीन फसल के साधन के रूप में, दूसरा अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में, तीसरा नए जैव विनाश या फिर पीड़ानाशी के रूप में। ठीक है, अगला है एशिया में धान की खेती के 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण का एक अकेली जंगली भारतीय चावल प्रजाति ऑर्जिया निवारा से किया जाता है। कहता है एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से। कहता है एशिया में जो धान के 4 प्रमुख रोग हैं उसकी संरक्षण के लिए अकेला जंगली भारतीय चावल का जो प्रजाति ऑर्जिया निवारा से किया जाता है। पूछ दे एशिया में धान की खेती के 4 जो प्रमुख रोग हैं उस रोग से संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑर्जिया निवारा से उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कहता है जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। हम लोग पहले भी जाने थे, ठीक है, कि औषधीय जो जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे, ठीक है, औषधीय उपयोग में होता है। ठीक है, जैव विविधता का उपयोग पहले भी देखे थे कि हम लोग 1 मिनट, चलिए देखते हैं। एक कॉल आ रहा था। कहता है जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कहता है जैसे में देख लेते। मार्फिन का उपयोग, ठीक है, किसका? मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक में और इसे पाप बाहर सिनोफिरम से प्राप्त होता है। कहता है देखिए जो मार्फिन का उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? तो दर्द निरोधक में। ठीक है, मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक में होता है और ये किससे प्राप्त होता है? तो पापा बहर सिनोफिरम से प्राप्त होता है। ठीक है, जो मार्फिन का उपयोग होता है वो दर्द निरोधक में होता है।
और मॉर्फिन का प्राप्त कहाँ से होता है तो पापाबहर सोनिफेरम से होता है। ठीक है, अगला है क्यूनाइन, मलेरिया के लिए उपयोगी। कहता है जो क्यूनाइन है वो किसके लिए उपयोगी है, मलेरिया के लिए। यह चिनचोना लेड्जेनारियान से प्राप्त होता है। कहता है क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है और किससे प्राप्त होता है क्यूनाइन तो चिनचोना लेड्जेनारियान से। ठीक है, यह प्राप्त होता है। अगला है, कहता है टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि है। ठीक है, जो टैक्सोल है वो क्या है, कैंसर रोधी औषधि है। एक प्रकार के सादा वृक्षों के छाल टैक्सस बेकेटा एवं टी बर्बरीफेलियो से प्राप्त किया जाता है। जो टैक्सोल का उपयोग हम लोग किस औषधि में करते हैं तो कैंसर के लिए करते हैं। ठीक है, यह एक सदाबहार वृक्ष होता है। यह टैक्सोल नामक वृक्ष से प्राप्त होता है ना, जिसमें लिखा है वृक्ष के छाल टैक्सस बेकेटा एवं टी बर्बरीफेलियो से प्राप्त किया जाता है। कंप्लीट है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पॉइंट है जो उसको देख लेते हैं। कुछ जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है भारत की 1 मिनट। कहते हैं देखिए, विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में हैं। कहता है जो पूरे विश्व में 1 लाख कीट पतंग पाए जाते हैं ना, उनमें से ठीक है 60,000 जातियां वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है 4100 मछलियों की प्रजातियों में से भारत में 1693 प्रजातियां हैं। कहते हैं 4100 जो मछलियों की प्रजाति है पूरे विश्व में, उनमें से 1693 प्रजातियां हैं जो कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे है विश्व की 9000 पक्षियों की जातियों में से। कहता है विश्व की 9000 पक्षियों की जातियां हैं, उनमें से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। ठीक है, 9000 पक्षियों में से भारत में कितनी जातियां पाई जाती है तो लगभग 1200 जातियां जो पक्षी की है वो भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% भारत में। कहता है जो 4000 स्तनपायी जीव हैं उसका लगभग 10% भारत में पाई जाती है। ठीक है, कहता है पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला है चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, ज्वार फसलों का उद्भव स्थल कहाँ है तो भारत में। कहता है इसका उद्भव है ना, इसका विकास कहाँ हुआ है तो भारत में। चावल है, गन्ना है, जूट है, आम, नींबू, केला, ज्वार आदि है ना, जितने प्रकार के फसल, इसका उद्भव स्थल कहाँ है तो भारत है। कहता है विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म परजीवों की है। कहता है देखिए विश्व में सबसे अधिक जातियां किसका है तो कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म परजीवों की है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। कहता है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक जातियां किसका है तो कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म परजीवों की है। ठीक है, जिनको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। कंप्लीट है। कहता है अगला कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय। कहते हैं देखिए 136 फसल की प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां, ये क्या मूलतः भारतीय। ठीक है, इसका उद्भव स्थल कहाँ है तो कहाँ से शुरुआत हुआ है तो भारत से। ठीक है, कहता है हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां। कहता है भारत में बहुत बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं। इसकी सबसे अच्छी उदाहरण चावल है। ठीक है, कहता है कि चावल का सबसे ज़्यादा
प्रजातियां कहाँ हैं, तो भारत में। जिसकी 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती है। चावल की समझिए 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती है चावल की। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो चुका है ना। ठीक है, तो अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9297760641 पे। ठीक है, या फिर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, उसको किसी वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो बाकी मिलते इसके प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव MCQ देखेंगे, तो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कसते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर करियर क्राफ्टर्स सर्च कर लीजिए। ठीक है, हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वर्ड मीनिंग ध्यान रखिएगा, करियर क्राफ्टर्स। ठीक है, CAREER क्राफ्टर्स, CRAFTERS। ठीक है, वहाँ पर आपकी हमारी सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, चाहे 10th का या फिर 12th का हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।